देश बैठा हुआ था। एक दिन सरकार ने कहा कि अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर संशोधन बिल आएगा, बहुत हो चुका और मंत्री जी लेके हाजिर हो गए। फिर इसके बाद विरोध प्रदर्शन। क्या ये सरकार की नीति है? हमेशा यही करते, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे आर्मियों का मामला हो, चाहे मुसलमानों का मामला हो, पहले लाते फिर कुछ दिन तक हंगामा होगा। ऐसे ही एक दिन जो बात है वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही एक दिन सेना के कुछ अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, बैठे, उन्होंने कहा अब तक फौज में भर्ती की जितनी प्रक्रिया थी, कोरोना के समय जो रुकी थी, आधी हुई थी या थोड़ी बच गई थी, वो सब खत्म होती है। अब नई अग्निवीर आ जाती है और उसके बाद अग्निवीर को लेकर जो बातें हो ही रही है देश में नौजवानों को लेकर के, शहीद हुए, उसके बाद पहले अग्निवीर योजना का ऐलान, विरोध होने के बाद ये हो गया कि अब पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिजर्वेशन, अब सरकार पुलिस में रिजर्वेशन, यहाँ वहाँ रिजर्वेशन की बात आने लगी। मियाँ एक बात बताओ, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत और ये वक्फ बोर्डों के चेयरमैन को अगर पहले ही सरकार बुलाए और कहे कि आइए हम वक्फ बोर्ड के पर एक बिल लाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये लोग उसके लिए तैयार होंगे? इनसे मशवरा होगा? बिल्कुल तैयार होते हैं अगर इनकी नीयत साफ है। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते थे वक्फ बिल को, वक्फ स्टेट को मजबूत करना, तो सबसे पहले वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वक्फ ट्रिब्यूनल को मजबूत कर देते और उसमें एक वक्त दे देते कि कोई भी मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में आता है। अब तो ये नियम हो गया हाई कोर्ट में जाने का, तो क्या बुराई है? अब ये हाई कोर्ट में जाएगा। जिस तरह से आप हिंदुस्तान के कानून को देखते हैं कि 25-25 साल तक फंसा हुआ रहता है, आप भी आकर के कोई भी एक आम आदमी आएगा और वक्फ के जमीन को कह देगा कि ये मेरे दादा की जमीन है और वो चला जाएगा टाइटल में। अब वो 30 साल, 40 साल, 50 साल तक केस लड़ते रहेंगे, जब तक हम मर जाएंगे। हमारे पोता, मेरे बाल बच्चों को पता नहीं होगा, कोई आदमी को खड़ा कर देंगे और ये कहेंगे कि अफरोज का ये पोता, इन्होंने रजिस्ट्री कर दिया था, वो रजिस्ट्री भी हो जाएगा। ये साजिश को खत्म करने के लिए अगर आपका ईमान सही है, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो आप ट्रिब्यूनल को मजबूत कर दीजिए। वक्फ ट्रिब्यूनल जो आपने बनाया था, वो ये बिहार स्टेट का जो लालू जी मिनिस्टर बने थे, तो वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया था उन्होंने 1990 में। बताओ, सारे स्टेट बोर्डों को जो वक्फ बोर्ड में है, उनको तनख्वाह राज्य सरकारें दें, ठीक है? कहीं और पुजारियों को और गुरुद्वारा के पंथियों को, ग्रंथियों को और ईसाई के जो फादर हैं उनको कहीं तो राज्य सरकारें तनख्वाह नहीं देती, वक्फ वालों को, बोर्ड वालों को ही देती है। राज्य सरकार से आप तनख्वाह लोगे, पैसा लोगे, और सरकारें आपके जमीन को लेकर के अगर कोई नियम कानून बनाना चाहती तो आपके पेट में दर्द होगा। ये दोनों कैसे चलेगा? आप सरकार को तनख्वाह जो देते हैं उसको बंद कर दीजिए ना, और मजबूत कर दीजिए। जब आप कह रहे हैं कि 9 लाख एकड़ जमीन है, आपको सोचना 9,40,000 एकड़ जमीन को अगर आप मजबूत कर देंगे, जिसका 5,000, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा जमीन होता है, आप उसमें मॉल बना देते हैं, तो वो 500 आदमी का इंतजाम कर सकता है। 9,40,000 एकड़ जमीन में अगर तरक्की दे दीजिएगा तो क्या वो अपने, अरे तो यार ये क्या अफरोज नाम है ना जी, ये तनख्वाह यही तो सवाल नहीं आएगा। अरे अफरोज भाई, यही सवाल है कि 9 लाख से भी तो फायदा होता है ना उनको, सरकार गवर्नमेंट को भी तो फायदा होता है ना, ट्रस्ट से और इदारा से भी तो फायदा होता है ना। गवर्नमेंट को तो ट्रस्ट और इदारा से भी तो फायदा होता है ना, वो भी तो जैसे आप अंजुमन कमेटी हॉल है वगैरह है, जो भी है। 9 लाख एकड़ जमीन है और हमारी टोटल जमीन लगभग 9,40,000 एकड़ जमीन है, सारी कीमती जमीनें हैं। कम से कम आपको मालूम होना चाहिए, एक वक्फ स्टेट है सोगरा वक्फ स्टेट। उस सोगरा वक्फ स्टेट में जो यूनिवर्सिटी चलता है, जो कॉलेजेस चलते हैं, उसके आमदनी से वो आपको मालूम होना चाहिए कि एक जिला के जितने भी मुसलमान हैं, सारे बच्चों को पढ़ने वाले को 7 से 10 हजार वजीफा मिल सकता है। अगर टोटल वक्फ के जमीनों को अगर तरक्की दे दिया जाए, तो एक भी मुसलमान का बच्चा जिसको आप कहते हैं कि मदरसा में पढ़ता है और ये तालिबानी बनने जा रहा है, कोई बच्चा तालिबानी नहीं पढ़ेगा, कोई स्टेट का नौकरी नहीं मांगेगा। वो अपने जमीन पे इतना मजबूत हो जाएगा कि उसकी आमदनी से सारे बच्चों को कम से कम 10-20 हजार वजीफा मिलेगा। आज तक वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई कानून इस तरह से मोदी जी के सरकार के पहले नहीं आया। कहा नहीं मुसलमान सब सशक्त हो गए, पढ़ करके कंप्यूटर के बहुत वो हो गए, हुआ है ना? कहा वक्फ बोर्ड की जमीन से कोई फायदा हुआ? जी जी हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि वक्फ स्टेट में अभी चल रहा है, आप उसमें बीपीएससी के तैयारी का, एक मिनट रुक जाइए, वो अभी बीपीएससी हुआ। सवाल ये है कि आप तो बार बार हमको उलझा देते हैं।
कभी एनआरसी में ला करके उलझा देते हैं 5 साल पहले, अरे यार। अभी ला के सीए में आप हमको सुकून से 5 बरस छोड़ जगह कर एक बात सुनिए, इधर उधर की बात नहीं करें। 1947 में देश आजाद हुआ, 2014 में मोदी आए, ठीक है, 67 साल यही आपके खैर खा, यही आपके जो जिनको आप अपना हमदर्द समझ रहे हैं, इन 67 सालों में इन्हीं की सरकार राज्यों और केंद्र में थी। इस देश के मुसलमानों की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि दलितों से खराब हालत है, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनके सारे हालात, उनके सारे मैनेजमेंट उससे खराब हालात में है दलितों से। क्यों नहीं 67 सालों में ये आपके खैर खा आज जाकर के जो विरोध कर रहे तब की है? तब क्यों नहीं आपकी बेहतरी के लिए कदम उठाए? आपको मालूम होना चाहिए, सच्चर कमेटी साहब जो ला के दिए, सच्चर साहब, रजिंदर साहब सच्चर साहब ने उसमें कहा कि 6% आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस ने आरक्षण को ये पास भी किया, मगर यही बीजेपी विरोध कर करके और उसको रोक दिया। और आप बीजेपी कर्नाटक में सुन लो, कर्नाटक में बम्बई सरकार बीजेपी की थी ना, 4% मुसलमानों का आरक्षण उनके पूरे कार्यकाल में चलता रहा। जब चुनाव में समझ गए कि हारने का टाइम आ गया है, कर्नाटक में स्थिति बुरी होने वाली है, वो 4% मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके 2% वोक्का लिग्गा और 2% लिंगायत को दे दिया कि इससे ये खुश होकर हमारी तरफ आएंगे। नतीजा ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे रोक दिया भाई? वो 4% मुस्लिम का आरक्षण 1984 में देवगौड़ा की सरकार ने दिया, जिनके बेटे मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है। सवाल ये नहीं है, वो मुसलमानों को आरक्षण जो 4% मिला उसके बहुत आधार हैं और कोर्ट में चैलेंज होने के बाद भी कर्नाटक में मिलता रहा था। लेकिन जो ये ठेके में दिए हैं ना सिद्धारमैया, इसमें देखो अब ये अदालत में टिकता है कि नहीं टिकता है। अगर आप सुने, आप बड़ा रंगीन गच्छा, क्या लिखा है? मैं जी जन स्वराज लिखा हुआ है। जन स्वराज में है जी। सुना आपके नेता को बहुत तवज्जो नहीं मिली यहाँ। अब नहीं मिल पाया तो थे आना, हाँ मैं था। नहीं मिली ना? हाँ, तो इतनी ज्यादा भीड़ थी, लिस्टिंग नहीं हो पाई थी, तो जनस्वराज नई पार्टी है तो थोड़ी बहुत कमियां हो गई होंगी। बहरहाल आपसे मेरा सवाल ये है, चाचा कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, हम देख रहे हैं कि आप हर जगह पहुंच जाते हैं, इलेक्शन हो चाहे गांव देहात हो। अरे जी यादा परवेज अहमद पहचानिए तो। मैं क्या करूं चाचा, जो जनता का मुद्दा होता है और जनता के सामने मुद्दे को रखने के लिए, उसका दोनों पक्ष जानने के लिए, आखिर में देखो वो नेता जो बोलते हैं स्टेज पर हम उनसे बात नहीं करते। जो आम लोग हैं, जो किसी चीज को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं या कितना समझ रहे हैं, उनका विरोध या समर्थन कितना जायज है, मैं थोड़ा आम लोगों से आम भाषा में बात करता हूँ। तो इस एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये सब तो होता रहता है, धरना होना, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत अगर है देश के अंदर, आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारिता के, और नहीं निष्पक्ष पत्रकारिता होने के कारण ये सब जहर फैल रहा है। जिस दिन पत्रकारिता ठीक हो जाएगी उस दिन देश की बहुत सारी समस्या, और खासकर ये जो आप जो सांप्रदायिकता, ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग हैं। आपके मतलब मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, आपका जिस परिवार से, मीडिया को मैं बोल रहा हूँ। अब आप जो सवाल करिए बोलिए। राजीव जी कुछ बचे कुछ वैसे है जो अभी जो सवाल करना कर सकते हैं। बहुत बेबाक रहता है। हर वो बात मैं आपके सामने बैठ के आपकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बातें हैं जेरे बहस है, जो सरकार का भी पक्ष है, समर्थन। अब मैं ये कह रहा हूँ, इस देश का मुसलमान मनमोहन सरकार के दौरान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को बहुत मानता है। मानता कि नहीं? मानता है। चलिए जी, मानता है, बिल्कुल मानता है। उसी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये लिखा था कि वक्फ बोर्डों के लिए अब कानून में संशोधन करने की जरूरत है, और ये जो जमीन है इससे जितनी कमाई वक्फ बोर्डों की हो रही है 100 गुना तक कमाई बढ़ाई जा सकती है। मोदी सरकार ये बात कह सकती है कि मैंने नया क्या किया। मनमोहन सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाई थी, मुसलमानों के दशा दिशा पर उन्होंने रिपोर्ट दी थी। जो अपने मकसद था, मनमोहन सिंह ये तो कह गए कि प्राकृतिक जगहों पर माइनॉरिटी का पहला हक है। जो मुसलमानों की बेहतरी के लिए कदम उठाना चाहिए था उस पर तो वो बैठे रहे। हम उन्हीं के दौरान की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेके आ रहे हैं तो मुसलमानों को ये संगठन बरगला रहे हैं। वो कह तो सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए। देखिए, उसमें सबसे बड़ी बात है, हम आपको बेहतरीन इस बार 50,000 रुपए का सूट आपको पहना देंगे, और आपको गले में महंगा हम क्या पहना। एक मिनट, हम आपको अब 20 लाख रुपए का आपको सोने का चेन दे देंगे, लेकिन पीछे से पैर आपका काट देते हैं। बोलिए, आप पसंद कीजिएगा? मनमोहन सिंह ने हमको सूट भी दिया और पैर भी रहने दिया, और मोदी ने कहा कि सूट पहनो लेकिन पैर काट देंगे। यही दोनों के बिल में फर्क है। नहीं, वो फर्क नहीं, मैं बताता हूँ। मनमोहन सिंह ने कहा कि ठीक है,